आप लोगों के बीच से ही प्रश्न आया था क्वेश्चंस आवर और 0 आवर को लेकर के। इनका प्रश्न था कि संसद में प्रश्न कौन पूछता है, तो प्रश्न संसद सदस्यों द्वारा पूछा जाता है। लोकसभा में लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं। अगर मैटर राज्य का हो, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का हो, तो राज्य में पूछा जाएगा। अब प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन आवर और 0 आवर को लेकर कि पहला उत्तर है कि संसद में प्रश्न संसद सदस्यों को पूछने का अधिकार होता है। क्वेश्चंस आवर जो होता है उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है पहले से उसकी सूचना संबंधित सदन के अधिकारी को दी गई होती है। लोकसभा का प्रमुख अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, तो उनको संसद सदस्य लोकसभा का सदस्य लिखित रूप में सुप्रश्न अपना दे चुका होता है। सपोज दैट वह प्रश्न फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, तो लोकसभा अध्यक्ष वित्त मंत्रालय को वह प्रश्न भेज दिए होते। वित्त मंत्रालय के अधिकारी उसका उत्तर तैयार करते हैं, वित्त मंत्री या उसके सहायक राज्य मंत्री उसका उत्तर संबंधित सदन में देते हैं। प्रश्न पूछने वाला उत्तर किस रूप में चाहता है, मौखिक चाहता है या लिखित चाहता है, उस हिसाब से उत्तर दिया जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, तुम्हारा क्या? जैसे अतारांकित क्वेश्चन होते हैं तो उनकी समय सीमा होती है 10 से और 21 दिन के। क्या चीज? अतारांकित क्वेश्चन जो होते हैं उनकी समय सीमा निश्चित होती है, उतने दिन में आंसर देना होता है 10 से 21 दिन। तो वैसे ही तारांकित क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनमें भी क्या टाइम ले सकते हैं आंसर देने के लिए? हाँ, देखिए तारांकित प्रश्न, आपका प्रश्न है कि जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक चाहता है सदस्य, स्टार क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सदस्य ने तुरंत मंत्री से पूछा, तुरंत मंत्री उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए। 14 दिन के कम से कम उसको समय चाहिए, 14 दिन के अंदर वह दे सकता है। कभी कभी वो सूचना दे देता है कि हम उपलब्ध नहीं हैं, हम 1 हफ्ता बाद देंगे, तो उसकी अगर कोई क्रिटिकल इशूज है, गंभीर इशूज है, तो तुरंत देता है। आप उसे तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको आज ही उत्तर देना ही। मान लीजिए आपने आज प्रश्न, उसे अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस में पहले से जाना हो, वहाँ देश का प्रतिनिधित्व करना, तो वहाँ जाएगा। हो सकता है कि उसका सहयोगी मंत्री यहाँ उत्तर दे। आप देखते हो कई मसलों पर प्रधानमंत्री से विपक्ष जवाब की मांग करता है, प्रधानमंत्री जी उत्तर देते ही नहीं। उनके तरफ से उत्तर वित्त मंत्री के आता है, गृह मंत्री के तरफ से आता है, रक्षा मंत्री के तरफ से आता है। तो इसी प्रकार उत्तर देने के लिए संबंधित मंत्री जी उसका सहयोगी भी दे सकता, वह नहीं है तो कोई दूसरा मंत्री दे सकता। और किसी कोई प्रश्न? तो अभी हमने 3 शब्द आपको डिस्कस किया, विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश। यह तीनों शब्द आप सब लोगों को क्लियर हो गए? उसके पहले स्टार क्वेश्चन एंड नॉन स्टार क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। कुछ देर पहले हमने मनी बिल की चर्चा किया था। मनी बिल की चर्चा करते समय हमने एक वर्ड संचित निधि शब्द का प्रयोग किया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात किया था। या कुछ देर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं का जिक्र हम शुरू में किया था ब्रेक के पहले, तो इन पर हम थोड़ा सा चर्चा। देखो, संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्था, स्टैच्यूटरी बॉडीज, संविधिक संस्था और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपसे हम कहें एग्जाम्पल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। कोई भी ऐसी संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया हो।
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसका गठन करना सरकार के लिए मजबूरी हो। सरकार इनकार नहीं कर सकती कि हम इसका गठन नहीं कर। वित्त आयोग की बात होती है आर्टिकल 280 में, जीएसटी काउंसिल की बात होती है आर्टिकल 279A में, इलेक्शन कमीशन की बात हो, यूनियन सिविल सर्विस कमीशन की बात हो, यूनियन पब्लिक सिविल कमीशन की, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। किसी न किसी आर्टिकल में इनके प्रोविजन किए गए। तो आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक संस्था कौन कौन है, किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऐसी संस्था को संवैधानिक संस्था कहा जाता है जिसके गठन के बारे में संविधान के किसी आर्टिकल में क्लियर प्रोविजन किया गया हो, क्लियरली कहा गया हो कि इस संस्था का गठन किया जाना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया हो, उसका फंक्शन डिफाइन किया गया हो, तो ऐसे संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को का। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति का। आप कर सकते हो कि यह नाम तो प्रधानमंत्री भेजते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतिम रूप से उसको अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देते। भले प्रधानमंत्री नाम भेज देते हो कि नहीं इनको करिए। अभी कुछ दिन पहले 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया, सभी न्यूज़पेपरों ने कवर किया था। तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया, जो नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की रिपोर्ट सामान्यतया सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, उनकी रिपोर्ट को सरकार लागू करती है। क्लियर हुआ? दूसरा हमने कहा स्टैच्यूटरी बॉडी, कानूनी संस्था, संविधिक संस्था, ऐसी संस्था जिसके गठन के बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन संसद ने कानून बना करके उसका गठन किया। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या सेबी, इनके गठन का प्रावधान किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया, लेकिन संसद ने इनके गठन के लिए एक कानून बनाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के लिए कानून बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए कानून बनाया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए कानून बनाया गया। तो ये सब क्या है? संविधिक संस्थाएं हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज। क्लियर हुआ? तीसरा होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे एडवाइजरी बॉडीज भी कहा जाता है। संविधानेतर संस्थाएं जिनके गठन के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया और संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, केवल मंत्रिमंडल ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसके आधार पर उसका गठन कर दिया गया हो, तो उसे स्टैच्यूटरी बॉडी। जैसे नीति आयोग है, इसका गठन का प्रावधान किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया हो, इसके गठन के लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया और न ही इसके संदर्भ में अलग से कोई कानूनी व्यवस्था की गई है। केवल मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और इसका गठन कर दिया गया। क्लियर हुआ? तो जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है उसे एडवाइजरी बॉडीज के रूप में भी जाना जाता, सलाहकारी संस्था भी कहा जाता। इसकी सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य
नहीं होती है, बाउंडेड नहीं होती। नीति आयोग की सिफारिशें मानने के लिए ममता दीदी बाध्य नहीं है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें मानने के लिए क्या है, बाध्य है, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती हैं, इनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या इलेक्शन कमीशन या एससी कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। या स्टैच्यूटरी बॉडीज में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वीमेन कमीशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये सब क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी। अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग कमीशन पहले था, अब नहीं, नीति आयोग या नेशनल चाइल्ड कमीशन की बात की जाती है, नेशनल लेबर कमीशन की बात की जाती है, तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्लियर हुआ? यह 3 प्रकार की संस्थाएं आपको राज्य व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। अभी हम मंत्रालयों की बात या जांच एजेंसियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे वर्तमान में अगर कोई खलनायक एजेंसी के रूप में है तो ईडी बनी हुई है। ईडी को अमरीश पुरी के रूप में इस समय देखा जा रहा है कि ईडी इस समय विपक्ष शासित राज्यों में काफी आक्रामक बैटिंग कर रही है। विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ा दिया, कब किसके घर ईडी पहुंच जा। तो क्या इनके बारे में भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसियों के बारे में या गुप्तचर एजेंसियों के बारे में अलग से। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर हमने कहा कुछ देर पहले कि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की भी बात करनी है, कॉन्टीजेंसी फंड की बात करनी है, पब्लिक अकाउंट की बात करनी है। 3 प्रकार के स्पेसिफिक अकाउंट भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए, राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य सरकार बनाए गए। भारत की संचित निधि, उसी तरह से राज्यों की अपनी संचित निधि होती है। आर्टिकल 266 में, अनुच्छेद 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। भारत सरकार को जो भी धन प्राप्त होता है, चाहे टैक्सेशन से प्राप्त होता है, चाहे भारत सरकार डिविडेंड से प्राप्त करती है, चाहे भारत सरकार डेब्ट लेती है, ऋण लेती है, चाहे इंटरनल मार्केट से लेती है या एक्सटर्नल मार्केट से लेती है, या भारत सरकार को उनको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, या भारत सरकार किसी को ऋण दिया तो उस पर ब्याज मिलता है, तो यह सब कुछ पैसा किसमें रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। क्लियर हुआ? यह किसके नियंत्रण में होता है? यह संसद के नियंत्रण में होता है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। बिना संसद की अनुमति से 1 रुपया भी वित्त मंत्री महोदया इनमें नहीं से निकाल सकते। अगर निकाल लिया, विपक्ष को पता चल गया, तो विपक्ष तुरंत आरोप लगाएगा कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके लिए मनी बिल को संसद में पारित कराना आवश्यक होता है। क्लियर हुआ? भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो धन प्राप्त होता है उसे संचित निधि में रखा जाता। भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन संचित निधि से दिया, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो,
उपराष्ट्रपति हो, संसद सदस्य हो या महत्वपूर्ण इलेक्शन कमिश्नर हो या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मेंबर हो, इन सबका वेतन किससे दिया जाता है? संचित निधि से दिया। संचित निधि में कोई बदलाव करना है तो आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? संचित निधि से संबंधित विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वह मनी बिल होगा। मनी बिल पहले लोकसभा में लाया जाता है। क्लियर हुआ? आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को वेतन किस निधि से मिलता है, उपराष्ट्रपति को किस निधि से? संचित निधि से। क्या संचित निधि में धनराशि फिक्स होती है? नहीं, यह घटती बढ़ती रहती। कभी सरकार ने अधिक टैक्स ले लिया, कभी सरकार ने अधिक ऋण ले लिया, कभी कम लिया, तो संचित निधि में जो है राशि घटती बढ़ती रहती है। संचित निधि की ऑडिट भी कराई जाती। कौन जांच करता? CAG करता, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सार्वजनिक धन का रखवाला कहा जाता, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक वेल्थ कहा जाता, वह संचित निधि की जांच करता।